Next question. So we will be going ahead with some previously asked CET questions क्योंकि इसमें से कुछ questions अच्छे हैं तो we will continue with this and then we will go to level 2 questions. A metal wire of density floats on water surface horizontally. If it is not to sink in water, then maximum radius of wire is proportional to where T is surface tension of water and G is gravitational acceleration. तो हमारे पास एक मेटल वायर है जिसका डेंसिटी रो है which is floating on water surface. तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन बहुत इजी है and interesting. तो you have water. तो we have water over here. हमारे पास water है. इस water की surface पे there is a metal wire. There is a metal wire which is floating on the free surface of water. And आपको पता होना चाहिए फ्लोट होना मतलब फोर्सेस का बैलेंस होना. फ्लोटिंग क्योंकि मैंने वायर को ड्रॉप कर दिया और अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, अगर वेट mg ज्यादा हो गया कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स कहाँ से आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन अगर वेट ज्यादा हो गया कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स तो वायर विल सिंक डाउन, इट विल नॉट फ्लोट, इट इज फ्लोटिंग मतलब ऐसा कुछ है. तो वायर इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो इफ यू जूम इट एंड सी व्हाट यू नोटिस इज ये वायर है. इसको मैं जूम करके देख रहा हूं तो मुझे थिक दिख रहा है वायर, ऑफ कोर्स इट इज थिक. देन राइट, अब होता क्या है, होता ये है कि जहां जहां पे सॉलिड का लिक्विड के साथ कांटेक्ट हो वहां वहां होता है सरफेस टेंशन. सॉलिड का लिक्विड के साथ कांटेक्ट कहां पे है, एक तो यहाँ पे है, दूसरा कहां पे है, दूसरा इस तरफ भी है. So these are the places where solid wire and liquid water they are coming in contact with each other, right? So ideally ये आप ऊपर से देख रहे हो, you are looking from the top, right? Then you should remember अगर आप साइड वाइज देखोगे, साइड से तो अगर आप साइड से देखोगे तो what do you notice? You will see something like this. ये वायर का क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, और वाटर कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है वो समझ लेना. वाटर कांटेक्ट कहाँ करेगा, वाटर का कांटेक्ट यहाँ होगा ऐसा, क्योंकि फ्लोटिंग है ना, फ्लोटिंग है तो पूरा तो अंदर जाएगा नहीं. तो वाटर विल टच द सरफेस ऑफ वायर लाइक दिस, और जहां पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है वहां पे एयर है. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन? इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट. याद है क्या आपने सरफेस टेंशन के लिए आप क्या करते हो, आप एक सबसे पहले कंटेनर दिखाते हो एंड देन यू शो मिनिस्कस. यू नो व्हाट इज मिनिस्कस? मिनिस्कस याद है, कर्वेचर. तो वाटर के केस में मिनिस्कस ऐसा बनता है, मर्क्यूरी के केस में मिनिस्कस मतलब कर्वेचर ऐसा आएगा, करेक्ट. तो कॉन्केव मिनिस्कस होता है वाटर का, कॉन्वेक्स होता है मर्क्यूरी का. फिर आप बोलते हो सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टैंजेंट. डू यू रिमेंबर सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टैंजेंट. तो टैंजेंट यहाँ दिखाओ या फिर टैंजेंट बाहर दिखाओ, टैंजेंट तो टैंजेंट ही है. तो डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज अलोंग टैंजेंट. कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. बेसिक्स नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. सिंपल, वेरी लॉजिकल थिंग. द बेसिक आइडिया इज कि आपको अगर सरफेस टेंशन का डायरेक्शन ही नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. तो याद रखना, जब भी लिक्विड का और सॉलिड का कांटेक्ट होगा वहां पे मिनिस्कस बनता है. मिनिस्कस मतलब कर्व शेप बनता है. कर्व कॉन्केव होगा फॉर टाइप ऑफ लिक्विड्स लाइक वाटर या फिर केरोसिन विच वेट्स अ सॉलिड, राइट. और यही मेनिस्कस कॉन्केव की जगह पे कॉन्वेक्स बनेगा फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, जैसे कि मर्क्यूरी, राइट. देन सरफेस टेंशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग टैंजेंट. टैंजेंट मतलब ये ऐसा इधर, राइट. इट इज टैंजेंट, मोर और लेस आप बोल सकते हो दिस इज टैंजेंट. अब आप इसको अंदर की तरफ दिखाओ तो भी चलता है क्योंकि ये एक्शन हो गया, रिएक्शन होता है उल्टी डायरेक्शन में. तो सरफेस टेंशन is always tangent shown either inwards or upwards, outwards मतलब, करेक्ट. तो हमारे पास एक वायर था
वो वायर फ्लोट कर रहा है, किस पे फ्लोट कर रहा है? फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे। तो जहां जहां पे वाटर का कांटेक्ट होगा किसके साथ? सॉलिड के साथ, मतलब किसके साथ? वायर के साथ, वहां वहां क्या होगा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे वर्टिकली अप। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। यहाँ पे आएगा वर्टिकली अप, यहाँ पे भी वर्टिकली अप आएगा, इस साइड पे भी वर्टिकली अप आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। ये टेंशन का डायरेक्शन हो गया टी एन टी। Right. Where is the weight of the wire? Weight of the wire acts vertically downwards. मतलब weight of the wire is acting vertically downwards. Good. Then इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. It's the same thing that I am showing here. ये आ गया ऊपर के डायरेक्शन में आपके पास टेंशन फोर्सेस, सरफेस टेंशन, और वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया mg. तो एज आई टोल्ड यू, फ्लोटिंग का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग? बैलेंस. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ने किसको बैलेंस कर दिया? mg को. तो याद रखना, फ्लोटिंग का मतलब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द वायर. तो फ्लोटिंग इंप्लाइज, फ्लोटिंग का मतलब ये, वेट ऑफ द वायर is balanced by force due to tension, force due to surface tension, or weight of the wire is nothing but m into g, and force due to surface tension क्या होता है? Do you remember? Tension into length. याद है क्या कल हमने सरफेस टेंशन डिफाइन किया था? हमने बोला था फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन T. तो फोर्स क्या आ गया? T into L. गुड. एंड इफ यू सी, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शंस में आपको टेंशन T मेंशन करके दिया है. इसका मतलब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था आपको? मैक्सिमम रेडियस. तो मैक्सिमम रेडियस मतलब R फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ G. देन हमारे पास जो इक्वेशन आया है, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 रेडियस कहां से लाओगे? नंबर 2 डेंसिटी कहां से लाओगे? हाउ डू यू ब्रिंग रेडियस एंड डेंसिटी इनटू द इक्वेशन? मास. व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G इक्वल टू T इनटू L. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ वायर? पाई आर स्क्वायर L. वॉल्यूम मतलब सिलेंडर, क्योंकि वायर इज लाइक अ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज एरिया इनटू लेंथ. तो वॉल्यूम की जगह पे AL, और ये रो जी इज इक्वल टू TL. L और L कैंसल. एरिया इज पाई आर स्क्वायर रो जी एंड T. R square will be T upon pi rho G. तो R will be equal to under root of T upon pi rho G. तो ऐसा कुछ ऑप्शन में होना चाहिए. अंडर रूट ऑफ T अपॉन पाई रो G है क्या? ऑप्शन नंबर A. गुड. तो जस्ट रिमेंबर, फ्लोटिंग का मतलब वेट इज बैलेंस बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि बाकी कोई फोर्स यहाँ पे हो नहीं सकता. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. रिमेंबर इन सच क्वेश्चंस, अगर फ्लोटिंग ये वर्ड यूज किया है तो फ्लोट बॉडी तब होता है जब डाउनवर्ड फोर्स मतलब वेट इसको कोई अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, और यहाँ पे सरफेस टेंशन के अलावा कोई फोर्स हो नहीं सकता. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द वायर. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a capillary tube having area of cross section A, तो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. Then give me a minute, just a minute, just a minute. Fine. Okay, sorry for the interruption. Done. चलो ध्यान यहाँ पे, you should be paying attention over here.
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ कैपिलरी ट्यूब हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वाटर राइजेस टू हाइट h। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब a था तो हाइट था h। किसका हाइट? लिक्विड का हाइट। किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कर दिया टू a/9, देन द हाइट बिकम्स, तो वापस राइज कितना होगा, मतलब हाइट कितना होगा ये पूछा है। तो कल ही हमने देखा था हाइट इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g। इसमें t कांस्टेंट है क्योंकि हमने लिक्विड चेंज नहीं किया, हमने सॉलिड चेंज नहीं किया। टेंशन इज कांस्टेंट, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, राइट। बट एज you know what is area is equal to pi r square, मतलब area is proportional to r square, इक्वेशन नंबर 2। या तो एक काम करो, area is proportional to r square, तो r is proportional to square root of area। तो therefore from equation number 1 and 2, height is proportional to 1 by r, but r is proportional to root a, therefore h is proportional to 1 upon root a। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको h2 by h1 विल बी रूट ऑफ a1 by a2। a1 कितना है? a है। a2 कितना है? a by 9 है। a by 9 बोला है ना, a by 9। a कैंसल, तो रूट ऑफ 9 मतलब 3। तो आपको मिल जाएगा h2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h1। तो 3h आंसर मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो 3h, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम हियर। अगली बार से याद रखना, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ a। तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ a। तो h2 by h1 इज रूट ऑफ a1 by a2। a1 था a, a2 था a by 9, तो रूट ऑफ 9 which is 3, तो 3 टाइम्स ऑफ h1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन here। When one end of the capillary tube is dipped in water, the height of water column is h, the upward force of 105 dyne, remember this is in dyne, what is the conversion factor from dyne to Newton? 10 power -5 या 10 power +5? -5 याद रखो। इफ यू गेट कंफ्यूज, कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, राइट। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, राइट। तो डेफिनेटली एसआई सिस्टम में बड़ा सिस्टम है और सीजीएस एक छोटा है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 पावर 5 डाइन। तो यहाँ पे सब 10 के पॉजिटिव पावर आते हैं। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। तो 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन, तो व्हाट इज 1 डाइन? What will be 1 9? 1 9 will be 1 upon 10 raised to 5 न्यूटन। इसको ऊपर भेजोगे तो 10 raised to -5 न्यूटन, करेक्ट। तो सिंपल है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज सो सिंपल। देन आपको बोला है 105 डाइन का फोर्स, मतलब 105 × 10 पर -5 न्यूटन का फोर्स है, ओके। ड्यू टू सरफेस टेंशन इट इज बैलेंस्ड by the force due to weight of water column। तो वाटर का जो कॉलम है, बता देता हूं मतलब क्या। you should remember, बेसिक आइडियाज क्लियर होने चाहिए। कैपिलरी में क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब में आप क्या करते हो, आपके पास एक कंटेनर होता है which is filled with water, and then you insert a capillary into this, and you should know what is capillary. Capillary is a thin glass tube। Capillary is a thin glass tube with both of its ends open। तो ऐसा है। In case of water, मर्क्यूरी के केस में उल्टा होता है ना। वाटर के केस में लेवल होता है राइज, so there is rise in the level। अब क्वेश्चन ये था कि अगेंस्ट ग्रेविटी हाउ डज एनीथिंग गो अप?
या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि राइज तो हो गया तो ग्रेविटी विल पुल इट डाउन। अब ग्रेविटी इसको नीचे लाएगा लेकिन आ नहीं रहा मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स है विच इज बैलेंसिंग ग्रेविटी। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, इसका जो वेट है, इसका वेट कितना है mg। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स चाहिए और वो हो सकता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि और कोई तो फोर्स है नहीं यहाँ पे, राइट। तो फोर्स ऑफ surface tension is balancing weight of this extra liquid in this capillary tube. Okay, so you should know force of surface tension is equal to mg, right? Force of surface tension in a capillary tube वो कैसे फाइंड करते हो? तो when you look at the capillary tube का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर, मतलब लिक्विड ने कहां कहां कांटेक्ट किया है? सरकमफेरेंस पे। तो ये जो लिक्विड है ये आप साइड से देख रहे हो, बट इफ यू लुक इट फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से जब देखोगे तो आपको दिखेगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब सरफेस टेंशन जो है ये हमेशा होता है अपवर्ड, ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो ये सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ एक्ट होगा? ये हर जगह पे एक्ट होगा, जहां जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट है वहां पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा। तो सरफेस टेंशन विल एक्ट एट एवरी पॉइंट, ओके, इट इज गोइंग टू एक्ट एट एवरी पॉइंट हियर। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए इसके? हाउ मेनी कंपोनेंट्स? अरे एक अगर सरफेस टेंशन T है और ये पूरे के पूरे सर्कल पे है तो टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए? 2 pi r into t, remember this. So you have 2 pi r into t, so total components of surface tension will be 2 pi r, क्योंकि ये आपके पास है r, तो 2 pi r into t into cos theta। why cos theta? तो आइडियली स्पीकिंग अगर आप पिछले क्वेश्चन को समझे हो, दिस वन, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उससे पहले भी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। अगर वो डायग्राम याद होगा, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ वापस। तो जहां पे लिक्विड का कांटेक्ट है सॉलिड के साथ कैपिलरी के अंदर, हियर यू हैव टेकन अ लाइन अलोंग टेंजेंट, तो ऐसा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया था आपने। और अगर आपको डेफिनेशन याद होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट का, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल between the tangent drawn to the liquid at the point of contact with the solid with respect to solid inside the liquid। आपने टेंजेंट से एंगल मेजर किया कहां तक? सॉलिड तक, इनसाइड द लिक्विड, इसको क्या बोलते हो? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये थीटा, तो ये क्या? थीटा। ये डायरेक्शन, ये क्या था? टेंशन। तो ये इसका कंपोनेंट क्या आएगा? टी कॉस थीटा। यहाँ कौन जाएगा? टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा हर जगह पे हॉरिजॉन्टल ही होंगे, और टी साइन थीटा हर जगह पे हॉरिजॉन्टल जो है वो कैंसिल होगा, तो बचेगा कौन? टी कॉस थीटा। तो ये सारे कंपोनेंट कौन है? टी कॉस थीटा। कितनी बार है? 2 पाई आर। तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? 2 पाई आर टी कॉस थीटा। टोटल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज 2 पाई आर टी कॉस थीटा। डाउनवर्ड फोर्स कौन है? mg। तो सरफेस टेंशन का फोर्स आ गया 2 पाई आर टी कॉस थीटा, राइट। तो अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया डाउनवर्ड फोर्स में, मतलब डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दिया अपवर्ड फोर्स में। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। क्वेश्चन में पूछा क्या था? आपको पूछा था इनर सर्कमफेरेंस। व्हाट इज सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर। तो क्या पूछा है आपको? 2 पाई आर पूछा है, तो 2 पाई आर को यहां रखो और mg अपॉन टी कॉस थीटा। लिक्विड कौन सा है? वाटर। वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 0। तो कॉस ऑफ 0 कितना? 1, राइट। तो फॉर water theta is equal to 0, and therefore you will get 2 pi r equal to mg upon t, cos 0 is 1, तो mg upon t आना चाहिए। अब यहाँ पे you have in terms of values, what is mass? मास दिया है क्या आपको? नहीं।
अपवर्ड फोर्स बताया, लेकिन क्या बताया, अपवर्ड फोर्स इज 105। अपवर्ड फोर्स मतलब कौन, टी। टी फोर्स कितना है, 105, करेक्ट। एम, डू यू नो व्हाट इज एम? एम दिया है आपको, पता है एम? सरफेस टेंशन दिया है। व्हाट इज गिवन टू यू, सरफेस टेंशन। वो टी क्या था, वो फोर्स था कि टेंशन था? व्हाट इज टी, टेंशन। तो सरफेस टेंशन दिया है आपको। व्हाट इज सरफेस टेंशन वैल्यू, 7 × 10⁻⁻2 होगा, क्योंकि माइनस में ही होता है वो, -2। तो -2 mg का क्या करोगे, mg का क्या करोगे, वही तो बताया, तो वही है ना, अपवर्ड फोर्स of 105 dying due to surface tension is balanced by the force due to weight। मतलब mg ही बताया है ये 105, 105। what is 105 dying in 10⁻⁻5? 1 जा how much, 15 जा, करेक्ट, ये है ना। तो समथिंग इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स बताता हूँ क्या गलत है, लेकिन यू फर्स्ट नीड टू नो दिस। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10⁻⁻3, तो 1.5 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं क्या, यस। व्हाट इज 10⁻⁻2 मीटर, इट इज सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन में, करेक्ट है, यस। तो गलती कहाँ हुई, सिर्फ एक जगह पे, दिस इज नॉट रॉन्ग, सिर्फ ये है mg इज बैलेंस बाय अपवर्ड फोर्स, वो क्लियरली मेंशन किया है, तो उस पर ध्यान देना। वापस कॉन्सेप्ट एक बार देख लो। आइडिया इज, एक कैपिलरी है, कैपिलरी को जब आप इंसर्ट करते हो इन वाटर, लेवल राइज होता है, और उस केस में वाटर का विस्कस बनता है कॉन्केव। एंड रिमेंबर, जब आप बोलते हो कॉन्केव, तो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा वाटर के ऊपर है, क्योंकि इसी को नीचे से देखोगे तो बोलोगे कॉन्वेक्स, राइट। तो वेयर इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अबव वाटर, तो कॉन्केव मेनिस्कस आ गया। देन यू शुड नो सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग टेंजेंट। तो ये सरफेस टेंशन है, ये एक्शन है, एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, तो वही डायरेक्शन से उल्टा कर देना। तो टेंशन इनवर्ड्स है, उसको उल्टा करके कहा दिखा दिया, बाहर। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा था, तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो टी के दो कंपोनेंट, टी साइन एंड टी कॉस। तो टी कॉस कंपोनेंट सारे के सारे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और टी साइन कंपोनेंट सारे के सारे साइड वाइज पॉइंट कर रहे हैं। जब साइड वाइज पॉइंट करेंगे तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसल। इसको बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट वहां होगा, वो भी कैंसल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होंगे यहाँ पे, कैंसल। वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ सरफेस टेंशन दे एड अप टू बैलेंस। ये जो एक्स्ट्रा हाइट बढ़ गया, अगेंस्ट ग्रेविटी बढ़ गया, उसको बैलेंस कर दिया किसने, 2πrt cos थीटा ने। तो क्या लिखोगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू mg, मतलब 2πrt cos थीटा इक्वल टू mg। हमें चाहिए था सरकमफेरेंस, तो 2πr इज सरकमफेरेंस, mg/t cos थीटा। लेकिन वाटर है, वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0, cos 0 इज 1, mg/t। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है आपको 7 × 10⁻⁻2, और डाउनवर्ड फोर्स इनडायरेक्टली बताया है 105 डाइन। उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, यू गेट 1.5 सेंटीमीटर। All right. So what is angle of contact for mercury? What is the value? 135. What is cos of 135? Cos of 90 plus 45. What is cos of 90 plus 45? Minus sin 45. What is minus sin 45? Minus 1/√2. तो ऐसे वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कभी कभी पूछ सकते हैं ना, फाइंड आउट इनर सर्कमफेरेंस फॉर मर्क्यूरी, वाटर की जगह पे मर्क्यूरी, तो यू शुड नो व्हाट इज थीटा फॉर मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a big water drop is formed by the combination of n small water drops of equal radii। स्मॉल r के n हमारे पास ड्रॉप थे, वो कंबाइन होकर सिंगल बन गया। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ n ड्रॉप्स टू दैट ऑफ बिग ड्रॉप इज। ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, इट इज क्यूब रूट ऑफ n इज टू 1।
हमने कल ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो यस्टरडे वी हैड अ क्वेश्चन जिसमें हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप थे ऑफ इक्वल रेडियस, तो सबका रेडियस r है and we have such n drops which are combining, which are merging to form a single drop. तो ये सारे के सारे ड्रॉप्स मर्ज होकर एक सिंगल ड्रॉप बन गया। मैंने आपको बताया था इसका रेडियस आप ले सकते हो कैपिटल R, सिंगल ड्रॉप। यहाँ पे टोटल है स्मॉल n ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r। अगर आपको याद होगा टोटल वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। ये आप इक्वेट करने के बाद आपको मिलता है इक्वेशन फॉर, डू यू रिमेंबर कैपिटल R is n raised to 1/3 times of small r. then if you remember यहाँ पे इनिशियल एनर्जी का इक्वेशन था टेंशन इनटू एरिया। टेंशन सेम है क्योंकि एक ही लिक्विड है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया बट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर याद होगा आपको तो इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी मतलब आर इनिशियल स्क्वायर अपॉन आर फाइनल स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि हमारे पास टोटल एन ड्रॉप्स थे इनिशियली, राइट। तो एन आर इनिशियल इज स्मॉल आर एंड आर फाइनल इज कैपिटल आर, इसका स्क्वायर। बट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज 1 अपॉन n रेज टू 1/3। तो यहाँ पे आप लिखोगे n अपॉन 1 अपॉन n रेज टू 1/3 का स्क्वायर, मतलब n 1 अपॉन n रेज टू 2/3, ये ऊपर जाएगा तो n रेज टू 1, n रेज टू -2/3, तो ये आ जाएगा n रेज टू 1/3, दैट इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ n। तो हमने कल ही सॉल्व कर लिया था इफ यू रिमेंबर, फिर हमने दो ड्रॉप के लिए किया था तो 2 रेज टू 1/3। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 8 ड्रॉप्स का, आपने बोला 8 रेज टू 1/3 मतलब 2, 64 ड्रॉप्स 4, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके, इसका ऑप्शन आएगा डी, क्यूब रूट ऑफ n इज टू 1। तो इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, a big drop splits up into n small droplets, what is the ratio of initial surface energy to that of final surface energy? So what will be the answer? सेम आएगा, इनिशियल एक ही ड्रॉप था, फाइनल n ड्रॉप्स है, तो उस केस में क्या लिखोगे, इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल इज कैपिटल R स्क्वायर, फाइनल यहाँ पे n टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, तो 1 अपॉन n कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज n रेज टू 1/3, तो 1 अपॉन n रेज टू 1/3 का स्क्वायर n रेज टू 2/3, करेक्ट। ये n ऊपर जाएगा या तो फिर इस 2/3 को नीचे लाओ, अप टू यू। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n रेज टू -2/3, तो 1 अपॉन n रेज टू 1/3, तो सेम नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल, राइट। So this is how you will solve that question. Next question. In a capillary tube of radius r, a straight thin metal wire of radius small r, capital R is greater than small r, okay, is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of the combination is at the same level, okay. The rise of water in the capillary tube is how much? T is surface tension of water, rho is density of water, g is acceleration due to gravity. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, इजी क्वेश्चन है। You have a capillary, मैं अभी कैपिलरी को थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग लिटिल, इन रियलिटी कैपिलरी इज लाइक दिस, ऐसा कैपिलरी है, बहुत थिन होता है लेकिन आई एम शोइंग इट लिटिल बिग। इसका रेडियस कितना, कैपिटल R,
इसका रेडियस है कैपिटल आर, रिमेंबर। इसमें आपने एक वायर इंसर्ट कर दिया वर्टिकली, वी आर इंसर्टिंग अ वायर इन दिस वर्टिकली, और ये जो वायर है इसका रेडियस है स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो दिस इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। देन इसके बाद आपने इस कॉम्बिनेशन को आपने वाटर में डिप कर दिया, सच दैट ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आपने वाटर में डिप कर दिया। तो वाटर में डिप करने के बाद सच दैट कि इसका जो कैपिलरी और वायर का जो लोअर एंड है दे आर एट द सेम लेवल, तो दे आर एट द सेम लेवल। ऑफ कोर्स यू हैव डिप्ड इट इनसाइड, तो इसको डिप कर दिया तो दिखेगा नहीं वो, दैट इज व्हाई, तो दे आर एट द सेम लेवल। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन की वजह से लेवल ऑफ द वाटर इनसाइड कैपिलरी विल राइज, तो यहाँ पे लेवल ऑफ द वाटर विल राइज, यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा। तो व्हाट यू कैन सी इज देयर इज राइज ऑफ लेवल हियर। और मिनिस्कस कौन सा होगा, हाँ कॉनकेव मिनिस्कस होगा। तो मैं मिनिस्कस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट यू शुड नोटिस कॉनकेव, तो ऐसा आने वाला है वो, समथिंग लाइक दिस। तो आपको पूछा है, क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज द राइज, राइज मतलब एच पूछा है। तो डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर एच, एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r डैश, r डैश इज इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कैपिलरी। क्योंकि अगर वायर नहीं होता तो r डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल R, लेकिन वायर है तो वायर ने क्या किया, इफेक्टिव रेडियस कम कर दिया। यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो इन दिस केस r डैश इज इफेक्टिव रेडियस, मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अगर दूसरा वायर भी डालते तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस वो जो दूसरे वायर का रेडियस होता है वो। तो ये जो होता है ना R इफेक्टिव रेडियस, मतलब खाली जगह कहाँ पे, खाली जगह कहाँ थी, कैपिटल R माइनस R, राइट। तो कैपिलरी एक्शन विल ऑलवेज ऑकर वेयर देयर इज एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस मतलब इफेक्टिव रेडियस, वाटर था, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर, तो व्हाट इज cos 0, 1, राइट। तो हाइट कितना 2t, r डैश इज r माइनस स्मॉल r रो g। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये आना चाहिए 2t अपॉन r माइनस स्मॉल r इंटू रो g, ऑप्शन नंबर सी। डन। व्हाट इज r डैश, इफेक्टिव रेडियस। अब मुझे बताओ अगर मैंने दो वायर इंसर्ट किए होते, एक का रेडियस होता स्मॉल a, एक का होता स्मॉल b, तो आंसर क्या आता, r माइनस a माइनस b। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। A liquid drop having surface energy E is spread into 512 droplets, correct, of the same size। एक लिक्विड ड्रॉप है, उसके आपने कितने पीसेस कर दिए, 512। द फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट इज। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, दिस वन, इसमें n ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल बन रहा है। तो रेशो क्या था आपके पास एनर्जीज का, n/1/3। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था उल्टा केस। उल्टा केस क्या है, उल्टा केस ये है कि आपके पास एक ड्रॉपलेट है, उसके पीसेस हो रहे हैं, तो उस केस में इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी का रेशियो कितना था, 1/n/1/3। इसका मतलब फाइनल एनर्जी will be equal to n/1/3 times of initial energy। कुछ नहीं, शिफ्ट डन। ये n कितना दिया है, 512। यू नो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 512, 8, और ये आ गया e, तो 8 टाइम्स ऑफ e। क्वेश्चन खत्म, 8e। So if you do not remember or if it is taking time, तो कम से कम, because we live in digital era
और सबके पास 1 GB 2 GB 4 GB 16 GB के मोबाइल फोन रैम के साथ होते हैं, राइट? तो यू हैव 1 2 व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तब नए नए फोन आए थे, कोई रैम वैम की बात नहीं थी, ब्लू लाइट का फोन आता था सादा सा, यू कैन कॉल, यू हैव टू पे 4 रुपीज पर कॉल। एनीवेज, फिर एक फोन आया जिसमें 32 MB का रैम था, तो 2:1 इज 2। दैट इज वाई मुझे अभी तक याद है, क्योंकि 2:2 होता है 4, 2:3 होता है 8, 2:4 होता है 16। जो पहला फोन आया था वो था 2:5। उसके बाद मेमोरी कार्ड लॉन्च हुआ 2:6। उसके बाद नया आया 2:7। उसके बाद 2:8 आ गया विच इज 256। फिर 2:9 है 512, 2:10 है 1024। तो आप जब बोलते हो 1 GB ऑफ रैम, इट इज नॉट एक्चुअली 1000 MB, इट इज 1024 MB। so what do you see? 512 is what? 2:9। अब 512 का डायरेक्टली क्यूब रूट नहीं पता, लेकिन ये याद है, तो ये पता है 2:9 1/3, मतलब 2:9/3, 1s and 3s, 2:3 is nothing but 8। गुड। तो नंबर्स थोड़े से पता होने चाहिए, इट विल मेक योर कैलकुलेशन सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ क्या लिक्विड ड्रॉप्स each of radius A are merged to form a single spherical drop of radius B। हम जिसको कैपिटल R बोल रहे थे वो इसको स्मॉल b बोल रहे हैं, हम जिसको स्मॉल r बोल रहे थे वो इसको स्मॉल a बोल रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस is converted into kinetic energy of the big drop formed. The speed of the big drop is where rho is density, P is surface tension। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक हमने ये बात नहीं की कि अगर मेरे पास n ड्रॉपलेट्स है ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब ऑफ द सेम रेडियस, नॉट क्रॉस सेक्शन, हमारे पास अगर ड्रॉप है ऑफ द सेम रेडियस a and I have n such droplets, तो हमारे पास ऐसे n droplets है, they merge to form a single drop, ये combine होके single drop बन गए, there are n such droplets। then इसमें से सरफेस एनर्जी किसका ज्यादा, सरफेस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, टोटल n ड्रॉप्स का कि सिंगल ड्रॉप का, कि सेम होगा? सेम नहीं होता है, दैट इज द आइडिया। इवन ये न्यूक्लियस के लिए भी एप्लीकेबल है, याद होगा न्यूक्लियस फिजिक्स आएगा वापस से। व्हाट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आया? देखो आइडिया बहुत सिंपल है। एक तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते हो कि दो पॉजिटिव चार्ज साथ में नहीं रह सकते, दे रिपेल ईच अदर विद फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। फिर बोलते हो कि न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, 25 प्रोटॉन है, कहाँ से आए? दे आर ऑल पॉजिटिव, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर, राइट, बिकॉज देयर इज कूलोम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आइडिया ये था, वो मोर और लेस सिमिलर कॉन्सेप्ट है। आइडिया ये था कि जब आप पहले प्रोटॉन को लाए, कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से लाए। हम चार्जेस को हमेशा इन्फिनिटी से ही लेके आते हैं। क्यों इन्फिनिटी से लाने का रीजन क्या है? इनिशियल फोर्स शुड बी 0, और इनिशियल फोर्स 0 का मतलब क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0। हमको क्या करना था? हमको न्यूक्लियस के अंदर रखना था। जब पहले को लाए तो अब्सोल्युटली नो वर्क इज डन। क्यों? नथिंग टू अपोज, कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो वर्क डन नहीं होगा। फिर जब दूसरे को लाए, दूसरे प्रोटॉन को ला रहे हो आप इन्फिनिटी से यहाँ पे, बट डू यू सी कि वहां पे ऑलरेडी एक प्रोटॉन है, वो क्या करेगा? अपोज करेगा, राइट, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपको पता होना चाहिए, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो प्रोटॉन 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे रिपेल करते हैं, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे, व्हाट इज दिस 10⁻⁻15? रेडियस का साइज है ना, डायमीटर ऑफ सॉरी न्यूक्लियस का साइज, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो if the distance between two protons is greater than 10⁻⁻15 मीटर, they repel। लेकिन उससे कम हुआ तो नेचर में 4 फोर्सेस है फंडामेंटल, उसमें से एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
तो कोलम्बिक रिपल्शन की जगह पे कौन एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, वो हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव, राइट। और याद रखना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल नाम का एक मॉडल है, मतलब न्यूक्लियस को आप ट्रीट करते हो एज अ लिक्विड ड्रॉप। ये भी तो ड्रॉप है ना, मतलब यहाँ के फॉर्मूला और वहां के फॉर्मूला सब सेम। गुड। अब द आइडिया हियर इज, जब आपने बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन किया था, वो डिफाइन कैसे किया था? व्हाट इज मास डिफेक्ट? याद है मास डिफेक्ट नाम की एक चीज है। व्हाट इज मास डिफेक्ट? आइडिया इज वेरी सिंपल, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, नहीं तो प्रॉब्लम में आओगे। द आइडिया हियर इज, मेरे पास अगर एक न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? मेरे पास 3 रेड बॉल है 10 किलोग्राम के, 2 ग्रीन बॉल है 5 किलोग्राम के, मैंने इसको एक बैग में डाल दिया, बैग का मास नहीं है, बैग इज मासलेस, तो टोटल सिस्टम का कितना मास हुआ? 40। करेक्ट। मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नहीं है, खाली खाली चेंबर है, उस खाली चेंबर में 3 प्रोटॉन डाल दिए और 2 न्यूट्रॉन डाल दिए, तो कितना मास हुआ? 3 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन इतना कभी भी मेजर नहीं होता, जब मेजर करने जाओगे तो कम ही मिलेगा। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन था हमको मिलना चाहिए ZMP, where Z is atomic number, it gives you number of protons, plus NMN, where N is number of neutrons। ये मिलना चाहिए, मिलता नहीं है, मिलता उससे कम है, मतलब मास कम मिला, जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब क्वेश्चन ये था कि ये कहाँ गया? कहाँ गया? एनर्जी में। अब वर्क डन हुआ ना, चार्ज अपने आप आया क्या? अपने आप आया था चार्ज, वर्क डन हुआ, किसने वर्क डन किया? किसी ने नहीं किया, तो वो वर्क डन मतलब एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, कहाँ से आई? उसी के मास से कन्वर्ट होके आई, क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या बताया था? E इक्वल टू mc²। मतलब क्या बताया था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मास को किस में कन्वर्ट किया? एनर्जी में। क्यों किया? क्योंकि हमको चार्जेस को लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। तो आइडिया ये है कि जब आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो, उसका मास ज्यादा है, मतलब उसका एनर्जी भी ज्यादा है। तो आर यू गेटिंग दिस कंपैरिजन? यहाँ पे n ड्रॉप्स है, कंबाइन होके सिंगल बना, यहाँ पे n न्यूक्लियॉन्स थे, कंबाइन होके सिंगल न्यूक्लियस बना। तो ज्यादा मास किसके पास था? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के पास। कम किसके पास था? न्यूक्लियस के पास। तो एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल टू mc², जहां पे मास ज्यादा वहां पे एनर्जी ज्यादा। क्लियर? लेकिन इस केस में आप मास तो बोल नहीं सकते, आप बोलोगे ये 5-5 किलो के 4, तो कंबाइन हो गए कितने हो गए? 20। तो सिर्फ लिक्विड के ड्रॉप के केस में याद रखना, इंडिविजुअल जब ड्रॉप्स हो, तो एनर्जी होता है ज्यादा, कंबाइन कर दिया तो होता है कम। क्यों? क्योंकि कंबाइन करने के लिए एनर्जी लगा था, वो कहां से आएगा? इसी से आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, मोर नंबर ऑफ ड्रॉप्स मींस मोर एनर्जी। अब ऐसा है कि ये कंबाइन होके सिंगल बन गए, यहां था इनिशियल एनर्जी EI, यहां था फाइनल एनर्जी EF। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में बोला है कि जब मर्ज हुआ है ना, large number of liquid drops each of radius A are merged to form a single spherical drop of radius B। इसका रेडियस कितना है? B। इनका कितना है? सबका A। आगे क्या बोला है? द एनर्जी रिलीज क्यों होगा? ये ज्यादा एनर्जी है, वो कम एनर्जी है, तो कंबाइन होने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी कहां जाएगा? रिलीज होगा। ज्यादा था ना, इमेजिन ये 11 जूल था, इमेजिन ये 10 जूल है, तो 1 जूल कहां गया? रिलीज हुआ, तो रिलीज होके कहां गया? इसी ने ले लिया, इसने बोला दे दो, मैं लेके जाता हूं मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुआ है, इट इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसका? बिग ड्रॉप का। क्योंकि स्मॉल ड्रॉप तो बचे ही नहीं, वो तो कंबाइन हो गए ना, राइट। तो यू शुड नो एनर्जी रिलीज
energy released in the process of merging appears as kinetic energy. किसका kinetic energy? Of big drop. What is energy released? Initial energy minus final energy, क्योंकि initial ज्यादा है. अब उल्टा जब होगा, जब बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट होगा तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब. जब छोटे ड्रॉप बड़े में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी इज रिलीज. तो एनर्जी रिलीज्ड is equal to kinetic energy of big drop, which is half mv square. Remember this v is speed. ये v है speed. Okay, v का square, तो v square. Then what is the energy of a drop? Surface tension into area. Surface tension into area. Initial area minus surface tension into area. कौन सा area? फाइनल एरिया. लेकिन इनिशियल ड्रॉप कितने थे? n इक्वल टू क्या हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर. गुड. यहां से t निकाल दोगे बाहर. n व्हाट इज इनिशियल एरिया? 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली ड्रॉप का रेडियस कितना था? a. माइनस टेंशन तो बाहर आ गया, 4 पाई बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब 4 पाई भी बाहर निकाल लोगे, 4 पाई टी एन. डू यू रिमेंबर स्मॉल एन? डू यू रिमेंबर दिस एन? यहां पे लिखा था हमने एन. एन क्या आएगा यहां से? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि यहां से आपको मिल जाएगा n रेज टू 1/3 इज कैपिटल आर बाय स्मॉल आर. तो n कितना आएगा? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब. So it is going to become cube. Capital R is radius of big drop. Small r is radius of small drop. तो यहाँ जो हमारे पास small n आया है, वो n क्या आएगा? Big drop का रेडियस मतलब b, small drop का रेडियस मतलब a, और इसका क्यूब a स्क्वायर माइनस ये बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. करेक्ट. अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, क्या बचेगा? बी. और एक स्क्वायर बाय ए क्यूब कितना? ए माइनस कितना? 1. राइट. इक्वल टू कितना? एम बी स्क्वायर बाय 2. 2 को शिफ्ट कर दिया, ये बन गया 8, और नीचे आ गया यहाँ पे n. 8 पाई टी बी स्क्वायर अपॉन n हाफ बी बाय ए माइनस 1 इक्वल टू वी स्क्वायर. हमको चाहिए था v, हमको चाहिए था v. रूट लोगे तो स्क्वायर रूट आना चाहिए. यस. तो कम से कम हम राइट ट्रैक पे है, इतना तो समझ में आ गया. अब प्रॉब्लम क्या है? इक्वेशन देखो. मास नहीं है, क्या है? डेंसिटी है. राइट. तो डेंसिटी, यू नो व्हाट इज मास? 8 पाई टी बी स्क्वायर अपॉन मास इज वॉल्यूम. ये वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी. अंदर क्या था? अंदर था b बाय a माइनस 1 इक्वल टू क्या था? v स्क्वायर. ये v कौन है? वेलोसिटी है. ये v कौन है? कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. गुड. ये v किसका वॉल्यूम है? किसका वॉल्यूम है? एनर्जी लेके कौन भागा? कौन भागा? बिग. छोटे तो थे नहीं ना, छोटे तो गए. तो ये वॉल्यूम किसका है? बिग. बिग ड्रॉप का शेप क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. व्हाट इज आर? बी. तो बी क्यूब b बाय a माइनस 1 इक्वल टू v स्क्वायर. 1 एंड 2 ये और ये, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे ये और ये गया, ये 3 जाएगा ऊपर, बन जाएगा 6t. ओके 6t. और ये b इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया, t आ गया. इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b बाय b गॉन, मतलब 1 बाय a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू v का स्क्वायर. तो v कितना? v आ गया 6t. करेक्ट. और ऑफ कोर्स डेंसिटी रह गया लिखना, उसको भी लिख लो. डेंसिटी को छोड़ना नहीं. डेंसिटी, डेंसिटी और डेंसिटी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b पूरे का रेज टू हाफ.
तो 60 by rho 1 by a minus 1 by b, 60 by rho 1 by a minus 1 by b raised to half. Option number A, 2015 CET. Okay, next question. Let us move to next question. A liquid rises to a height of 1.8 centimeter in a glass capillary A. Another glass capillary B having diameter 90% of A is immersed in the same liquid. The rise of liquid in capillary B is. Simple question है, height is inversely proportional to R. ये पता ही है. RA is RA, RB is 90% of RA, क्योंकि diameter 90% मतलब radius भी 90%. Radius and diameter are proportional to each other. तो 90% of RA मतलब कितना, मतलब आपको सीधा जा बता दिया RB by RA ये 9/10 है. 9/10 मतलब 0.9. तो ठीक है, 9/10. 90% is 90 by 100 which is 9/10 which is 0.9. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. जोक. तो HB upon HA is nothing but RA upon RB, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. What is RA upon RB? 10/9. So what is HB? It is 10/9 of HA. What is HA? 1.8. 10 upon 9 into 1.8. 18/9. 2. Option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ध्यान यहाँ पे अभी ये 2-3 ओरल क्वेश्चंस है, फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर वी विल गो टू नीट लेवल क्वेश्चंस. द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड. वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय लिक्विड मतलब एक लिक्विड सॉलिड को वेट करता है कि नहीं करता है. प्राइमरी डिपेंड्स ऑन viscosity, surface tension, density, angle of contact. Angle of contact will tell you. अगर obtuse है तो this liquid does not wet a solid. Acute है तो it wets a solid. Next question again is oral question. On the surface of liquid in equilibrium, molecules of the liquid possess maximum potential energy. क्यों? याद है क्या सरफेस टेंशन क्या था? सरफेस टेंशन, लुक हियर, लिसन टू मी एंड ट्राई टू इमेजिन. हमारे पास एक लिक्विड है जो कंटेनर में भर के रखा है. होता क्या है? होता ये है कि जो अंदर के लिक्विड है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सारे के सारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है. मतलब जो वेल इनसाइड है मॉलिक्यूल्स, उस पर नेट फोर्स कितना है? 0. सरफेस के पास के जो मॉलिक्यूल्स है उसका थोड़ा बहुत हाफ या हाफ से थोड़ा कम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है? एयर में. एयर का डेंसिटी होता है कम. और नीचे कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स उसको नीचे से खींच रहे, कम डाउन. ऊपर बैलेंस करने के लिए फोर्स है क्या? नहीं. तो नेट फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड. तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस के लेयर में होते हैं उस पर नेट फोर्स कहाँ है? अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड. राइट. इसको छोड़ दिया ये पेन को, तो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड, क्योंकि नेट फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड. तो ऐसे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस से कहाँ जाने चाहिए? नीचे. तो कभी सरफेस रहेगा ही नहीं. तो ये जो मॉलिक्यूल नीचे जाते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं. नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आना मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी आना. अगेंस्ट ग्रेविटी अपने आप आएगा क्या? नहीं. क्या होगा? वर्क डन. वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहाँ गया ये एनर्जी? स्टोर्ड. कहाँ पे स्टोर हुआ? सरफेस में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा? सरफेस में. तो मैक्सिमम कहाँ होगा? तो ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड possess मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. We are not going to solve this क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है. तो this will go as an assignment for you.
हमने ऑलरेडी किया है, यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट्स इट, रेशो लो, खत्म करो। ओके, ओरली होता है वैसे ये 1/9, खत्म, 1:9, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब आ गए हम नीट के क्वेश्चन पे। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स। देखो मैंने बताया था कि सीईटी और नीट में सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसा ही आ गया। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोएलेस मतलब कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वॉल्यूम बी। इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, पहले तो बताओ एन ड्रॉप कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? क्या होगा? क्या होगा? रिलीज। एनर्जी विल नेवर बी एब्जॉर्ब। तो दो ऑप्शन बचे, करेक्ट। और इसका सीईटी में इसके आगे है, ये तो हम पीछे ही चल रहे हैं। यू सी, हमने अभी जो सॉल्व किया था, जस्ट नाउ हमने सॉल्व किया था अभी अभी, डू यू सी इट इज मोर और लेस सेम, एक्चुअली खत्म हो गया यहाँ पे। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये जो स्टेप पे आप आए हो, दिस स्टेप इज द सॉल्यूशन। सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, उतना ही पता होना चाहिए। तो यू जस्ट नीड टू नो एनर्जी रिलीज इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, राइट। तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी रिलीज is equal to initial energy minus final. What is initial energy? n times of T into initial area. अब ये भी लिखना बंद करो, straight away you should know एरिया में क्या आता है 4 पाई, करेक्ट। तो 4 पाई पे निकाल लेना बाहर। तो अभी याद रखना कि हमेशा 4 पाई और टी आएगा बाहर। इनिशियल एन ड्रॉप्स थे और इनिशियल रेडियस जो था उसको क्या बोला है? स्मॉल आर, और उसका क्या है? स्क्वायर। माइनस बड़ा ड्रॉप एक ही था, उसका ही आएगा आर स्क्वायर। जिनको नहीं समझा, initial energy is n times of surface tension into initial area minus surface tension into final area n, of course t आप यहां से कॉमन निकालेंगे बाद में। what is area? 4 pi r square। t what is area? 4 pi capital R square। तो कौन कॉमन निकला? 4 pi t कॉमन निकला। n r square minus capital R square, यही मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो नेक्स्ट टाइम यू शुड नो दिस, इतना पता होना चाहिए। ये स्टेप्स हम हर बार नहीं कर सकते। दिस इज इक्वल टू व्हाट इज स्मॉल एन? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब, तो 4 पाई टी कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, फाइन। देन 4 पाई टी, ये कितना बचा? आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। मैंने एक काम किया, मैं आर क्यूब को बाहर निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ बाहर? लुक एट द ऑप्शन, बाहर वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कौन आता है? आर का क्यूब आता है, मतलब बाहर कौन लगेगा? आर का क्यूब लगेगा, तो पहले से बाहर निकाल लो। क्या बचा? 1/r। यहाँ पे आर स्क्वायर था, आपने क्या निकाला? आर क्यूब, तो नीचे एक आर एडजस्ट करना पड़ेगा। कर लिया? कम से कम दिसी 1/r माइनस 1/r, ये आ गया। मतलब इसको डू नॉट डिस्टर्ब, ये तो चाहिए ना, तो इसको अभी इसको कुछ नहीं करना, बाकी देखते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3, 4/3, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि 3 था नहीं हमारे पास, राइट। 4/3 पाई आर क्यूब, और टी तो था 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। ये क्या है? ये वॉल्यूम है। तो 3VT 1/r माइनस 1/कैपिटल आर।
ऑप्शन नंबर ए, CVT. Next question. Next question. A rectangular film of liquid is extended. Extend करना मतलब एरिया बढ़ाना. Extended from 4 centimeter into 2 centimeter. मतलब initial area was 8 centimeter square to 5 into 4 centimeter. मतलब final area is 20 centimeter square. If the work done is 3 into 10 power minus 4 joule, the value of surface tension is. तो आपको याद होना चाहिए work done का formula. Work done is equal to tension into change in area. Do not write down TDA, but ये क्या है, फिल्म है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो T is equal to work upon 2 into DA. DA is nothing but change in area, मतलब work upon 2 into final area minus initial area. फाइनल एरिया कितना था, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्योंकि 5 इंटू 4 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. और इनिशियल एरिया कितना है, इनिशियल एरिया है 4 इंटू 2 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 12 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. So you have to just substitute values. Tension T equal to work done. Work done कितना था, 3 into 10 power minus 4 upon क्या था, 2 into A final minus A initial, which is 12 into 10 power minus 4. minus 4 गया, 1 and 4. आपको पता होना चाहिए 1/8. 1/2 is 0.5. 1/2 is 0.5. 1/4 is 0.25. 1/8 is 0.125. So 0.125, option number C. So okay, so that's it for today.